सेल सेल मतलब होता है ये अंडा। हाँ, आपने आपके लाइफ में जितने भी अंडे देखे होंगे, वो चाहे मुर्गी का हो, चिड़िया का हो या ऑस्ट्रिच का हो, उन सभी अंडों को हम सेल बोलते हैं। अब ये अंडा साइज़ में या सेल साइज़ ये भी हो सकती है, या फिर अंडा इतना बड़ा भी हो सकता है कि उससे हमें दोनों हाथ से पकड़ना पड़े, लाइक ऑस्ट्रिच एग। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेल का नाम बताइए, तो उसका आंसर होता है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या इस चैप्टर में हम इस अंडे को पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम इस चैप्टर में अंडा पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो अंडा पढ़ने वाले हैं जो साइज़ में बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है लाइक बैक्टीरिया, जो होते तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सेल की जो एक्चुअल साइज़ है वो उतनी ही छोटी होती है। इसे देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जब मैं मेरी क्लास में था ना, मैंने जब पहली बार सुना था कि जो अंडा है वो सेल है, तो मुझे एकदम यकीन नहीं हुआ था। मैं सोचा था यार, वो जो छोटी सेल है जो बुक में दी है, जो इस तरह दिखाई देती है, वो अंडा कैसे हो सकती है। फिर मुझे बाद में समझ में आया, एक्चुअली सेल एक स्ट्रक्चर है। जैसे समझाता हूँ, ये अंडा है, इसका एक कवर है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम आमलेट बोलते हैं, तो वो होता है सेल का साइटोप्लाज्मा। उसके बाद अंडे के अंदर एक पीला पार्ट होता है जिसे हम यॉल्क बोलते हैं, बट उसे हम बोलते हैं सेल का न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है, चाहे हमारे बाल हो, हमारी आँख हो, हमारे दांत हो, हमारा हार्ट हो, हमारा पेट, किडनी, कुछ भी हो, वो सब है ना छोटे 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 सेल से बने हैं। जैसे एक घर या एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी ना छोटे 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 सेल से बनी है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके पेट में एक छोटा सा सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये सेल बनता है, फिर धीरे धीरे ये सेल डिवाइड होता है और एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं। बाद में यही सेल इस तरह इकट्ठा होके एक दीवार बना लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक ईंट है। अगर आप बहुत सारी ईंटों को एक साथ जमा दोगे तो वो एक दीवार बन जाती है। उसी तरह जब एक सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनते हैं और वो आपस में चिपक जाते हैं, तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। बाद में ये टिश्यू इस तरफ फोल्ड हो जाता है और इसके अंदर पता है सेल डिवीज़न चालू रहता है, सेल डिवाइड होते रहता है, और डिवाइड होते होते धीरे धीरे एक बेबी के ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका दिमाग बनता है, उसकी आँख बनती है, उसकी स्किन बनती है, उसके सारे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ समय बाद 9 महीने बाद आपके हाथ में एक बेबी होता है। ये है सेल का सबसे बेसिक कंसेप्ट या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं कहूँगा। अब सेल के बारे में ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये हमें कैसे पता चली? ये हमें पता चली कुछ महान बायोलॉजिस्ट के कारण। मतलब ये जो सारी बातें बताई ना, उनमें इनके जो 5 महाशय है, इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, उसके पहले अभी छोटी सी बात समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, अगर उनके हाथ में खिलौना दे दोगे तो वो उसी में लगे रहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी आई। क्या होगा, कुछ समय पहले, मतलब बहुत समय पहले, एक माइक्रोस्कोप होता है, उसका इन्वेंशन हुआ और वो हाथ लग गया इन 5 के। इन 5 ने उस माइक्रोस्कोप से बहुत खेला, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये साइंटिस्ट का नाम है और नीचे कुछ लाइंस लिखी है। ये लाइंस डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था
कि माइक्रोस्कोप लगा रॉबर्ट हुक के हाथ में, तब इसने भी क्या करा, माइक्रोस्कोप से कई चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करा। जो उसको मिला उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। इसने एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। अब इस बुक में इसने खुद लिखा है कि फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड अ कॉर्क। कॉर्क मतलब शैंपेन का ढक्कन। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि शैंपेन का ढक्कन अगर इसने ऑब्जर्व किया था तो पी भी होगी, फिर अब ज़्यादा हो गई होगी तभी उसको ऑब्जर्व किया होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉर्क मतलब होता है एक लकड़ी का टुकड़ा, तो एक्चुअली एक पेड़ की छाल। तो रॉबर्ट हुक ने उस पेड़ की छाल को ऑब्जर्व करा, और जब उसने ऑब्जर्व करा तो देखिए मैं समझाता हूँ, माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी आप जूम कर, मतलब समझ लीजिए जूम कर रहे हैं आप, और बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब ये रॉबर्ट हुक ने उसको ऑब्जर्व करा तो उसको वहाँ पे छोटे 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 कंपार्टमेंट दिखाई दिए। कंपार्टमेंट मतलब जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जब उसमें से मक्खियाँ उड़ जाती है तो हमें ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं ना, उस तरह का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक ने उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कहा लिटिल रूम, और लैटिन भाषा में इन लिटिल रूम को हम बोलते हैं सेल्यूला, और यहीं से इसका नाम पड़ा सेल। अब सेकेंड नंबर पे आए हमारे लिव ऑन हुक। इन्होंने क्या करा, देखिए आपसे एग्जाम में या कहीं पर भी ये पूछा जाएगा हु डिस्कवर द सेल, तो उसका आंसर होता है रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा था या इन्वेंट करा था वो एक डेड सेल थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरह ही पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर द लाइफ सेल, तो वो लाइफ सेल की खोज करी थी हमारे लिव वैन हुक ने। ये ध्यान रखिएगा, डिस्कवर लाइफ सेल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने कहा ना इसके पास भी माइक्रोस्कोप लग गया था, तो इसने भी कई चीज़ों को ऑब्जर्व करा, तो इसके हाथ में एक बैक्टीरिया आ गया। थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट आता है वो है हमारा शेल्डन। ये एक बॉटनिस्ट था। मैं समझाता हूँ पहले बॉटनिस्ट क्या होता है। देखिए बॉटनिस्ट भी एक बायोलॉजिस्ट की कैटेगरी में आता है जो प्लांट, फ्लावर, इन सब की स्टडी करता है। जब इसके हाथ में माइक्रोस्कोप लगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लांट की स्टडी कर रहा था, तो उसको जितने प्लांट मिले, लीफ जो भी मिला, इसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चालू करा। तब इसको ये बात समझ में आई कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद उसी के एक साल बाद एक शॉन, ये एक जूलॉजिस्ट था। अब जूलॉजिस्ट मतलब वो बायोलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल में हम भी आते हैं, ह्यूमन, है ना। तो जब इसके हाथ में माइक्रोस्कोप आया तो इसने क्या करा, कभी ब्लड ले लिया, कभी स्किन ले लिया, उसको ऑब्जर्व करना चालू करा। तो वहां से इसको समझ में आया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इसके बाद इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के बाद हमें सेल के बारे में बहुत कुछ मालूम चल गया। लेकिन इन दोनों को ना एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सेल बनते कैसे हैं, और इसी कारण इन्होंने एक गलत थ्योरी भी दे दी। इन्होंने कहा कि सेल, कुछ अजीब ही थ्योरी देके रखी थी इन लोगों ने, लेकिन इन्हें करेक्ट करा विर्चो ने आके। विर्चो ने स्टडी करी कि एक सेल बनते कैसे हैं। तो विर्चो ने देखा कि जो सेल है, एक सेल डिवाइड होता है और बहुत सारे सेलों में बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने सेल है वो नए सेल से बनते हैं। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल, नया सेल उसी से बना है। अब क्या हुआ, हमने इन पांचों को देखा, इनके स्टेटमेंट समझे। ये स्टेटमेंट कहाँ काम आते हैं, तो आपकी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेल थ्योरी, या मैं कहूँगा व्हाट इज सेल और व्हाट इज सेल थ्योरी। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये होगा जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल, तो उसके आंसर आपको इस तरह देने। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग बीइंग मेड फ्रॉम सेल्स, अ सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इतना जानने के बाद अब जरूरी है कि हम इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में जानें।
ठीक है, लेकिन उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे आसपास दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक होती है लिविंग थिंग्स और एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग है जिसमें जान है, जो जिंदा है। नॉन लिविंग है जिसमें जान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ये जो सारे नाम लिखे हैं ये लिविंग थिंग्स के नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है ना, इन्हें हम कहते हैं लिविंग। इनमें जान होती है। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्लांट जो होते हैं वो भी उन सब में, वो भी लिविंग में आता है, उनमें भी जान होती है। अच्छा, जिन बच्चों को ऑर्गेनिज्म नहीं पता, तो ऑर्गेनिज्म यानी हिंदी में हम जीव बोलते हैं और आम भाषा में हम बोल सकते हैं जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें जान हो उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और मैं आपको बताऊँ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो टेबल, कुर्सी, पैन, ये माइक, ये सब किस में आते हैं? नॉन लिविंग में आते हैं। अब अगर आपने सेल थ्योरी को फिर से एक बार ध्यान से देखोगे तो उसमें एक पॉइंट था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड फ्रॉम द सेल। सभी जो लिविंग बीइंग है वो सेल से बने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर सभी सेल से बने हैं तो क्या सब में एक ही तरह का सेल है? नहीं। सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सेल है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं अपनी बात करूँ एक ह्यूमन की, तो हम लोग जो है वो यूकैरियोटिक टाइप सेल से बने हुए हैं। और कौन आता है इस कैटेगरी में? देखिए, एनिमल, प्लांट्स, फंगी, प्रोटिस्ट, ये सब बने हैं यूकैरियोटिक सेल से। और उस तरफ ये जो नाम दिए हैं ये बने हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इधर जितने भी नाम दिए आपको, ये सारे बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज मतलब वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंख से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो जब भी आप ये नाम सुनेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए हम किसी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, है ना। इसे आप ध्यान भी रखिए, पी से प्रोकैरियोटिक, बी से बैक्टीरिया, पी से प्रोकैरियोटिक, बी से बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है प्रोटिस्ट, जो बना है यूकैरियोटिक सेल से। बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जब भी कोई बोले प्रोकैरियोटिक, पी से प्रोकैरियोटिक, बी से बैक्टीरिया। अब यहाँ पे एक और बात, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। देखिए, हम में और बैक्टीरिया में फ़र्क तो है, बहुत सारा फ़र्क है। हमारे अंदर तो बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, और जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं ना, वो भी अलग अलग सेल से बने हैं। अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे थे सेल के दो ही टाइप होते हैं, आप बोल रहे अलग सेल होते हैं। हाँ, फंक्शनली वाइज ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज जाओगे तो सेल में भी थोड़ी सी वैरायटी होती है। तो हम जो है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब हम एक टाइप के सेल से नहीं बने, हम लोग मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो ये वाली लिस्ट है ये पूरी होती है यूनिसेलुलर, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अब हमें डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं चीज़ों को मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल आपके लेफ्ट साइड में है, मेरे लेफ्ट साइड में ये है। यहाँ पे हमें कुछ 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर इन 10 टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए फिर भी एक बार। फर्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल, उसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेकेंड टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके 4 टॉपिक पढ़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, आपकी बुक में तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले दिया रहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि अगर आप पहले यूकैरियोटिक सेल समझ लें तो आपको इसमें कोई लोड नहीं रह जाएगा, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।